मौजूद हूँ हजारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे एबटाबाद की तारीखी अमरात को। ठंडियानी का जो टूरिस्ट रिजॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ केपी जो डेवलप करने जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक वंडरफुल डेवलपमेंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा ये दावा भी है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जो मेरे पास गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी के पास ये गाड़ी नहीं। ओ लकड़ी दिवे डोलिए हाय अस्सियां हजारे दे साडी हिंद को बोलिए। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ हजारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे एबटाबाद की तारीखी अमरात को। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बेशुमार नई टूरिस्ट जो साइट हैं वो एक्सप्लोर किए हैं और वहाँ पर टूरिस्ट रिजॉर्ट भी बनने जा रहा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सकाफत और तहजीब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ही, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। बहुत कुछ है आपके लिए आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मौजूद हैं हम जेम्स एबट के दौर में आबाद किया गया, उसके नाम पर बनाया गया शहर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। तो चलते हैं खूबसूरत वादियों की तरफ। पाकिस्तान के खूबसूरत और हसीन तरीन इलाकों में शुमार होने वाले शहर एबटाबाद को शुमाली इलाका जात और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों की तरफ जाने वाले सयाहों में गेटवे का दर्जा हासिल है। एबटाबाद का इलाका गालबन पाकिस्तान के उन चंद इलाकों में से एक है जो आज भी कदीम रिवायात, सकाफत और आसारे कदीमा को अपने दामन में समेटे हुए है। यही वजह है कि महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद की ज़िले इंतज़ामिया और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर यहाँ वक्तन फ़वक्तन सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करवाता रहता है। इसी सिलसिले में हालिया बर्फ़बारी के दौरान एक स्नो फेस्टिवल का भी इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसका मकसद गलियात और एबटाबाद में सरमाई सियाहत को फ़रोग़ देना था। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला एबटाबाद मुतदिल आबो हवा और ख़ूबसूरत सियाहती मकामात की वजह से हमेशा मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। इस शहर का नाम 1853 में उस वक्त के अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर मेजर जेम्स एबट के नाम पर रखा गया। जी बताइएगा ज़हीर साहब कि कितना अराइवल हुआ है इस स्नोफॉल में टूरिस्ट का हज़ारा के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ? इस दफ़ा जैसे कि आपको इल्म है कि फरवरी के महीने में, एंड ऑफ फरवरी में 2 हैवी स्नोफॉल्स हुई हैं। तो हज़ारा के आप, चूँकि आप भी हज़ारा के हैं, मैं भी हज़ारा का हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे, खूबसूरत वैलीज़ हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दी हैं। गलियात, उसमें ये ठंडियानी जो गवर्नमेंट ऑफ केपी अभी इसका ठंडियानी रिजॉर्ट डेवलप कर रही है। इस दफ़ा टूरिस्ट का एक सैलाब उमड़ के आया। मैं ख़ुद गलियात में था, वहाँ पे हमने स्नो फेस्टिवल किया, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको मैंने इनागोरेट किया। म्यूज़िकल नाइट थी, क्राउड इतना चार्ज था, इतना बड़ा क्राउड था, पूरा पंजाब और सिंध से और दूर दराज से लोग, फॉरेनर्स भी आए हुए थे। तो 2 दिन तक हम तो बड़ी एफर्ट के बाद हमने सड़कें खुली रखी। ठंडियानी की तरफ सर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत पीक है ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, इसके बारे में बताइएगा ज़रा। ठंडियानी का जो टूरिस्ट रिजॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ केपी जो डेवलप करने जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक वंडरफुल डेवलपमेंट होगी, एक शानदार किस्म की और एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी, जो मैं समझूँ ना सिर्फ सारे मुल्की टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। जो प्लान है हमारा, उस प्लान के तहत इंशाल्लाह अगले 2-2.5 सालों में ये जब फुली डेवलप होगा, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये पूरी दुनिया में ये एक, वैसे भी ये हमारा हज़ारा डिवीज़न जो है सीनिक है, लेकिन ये ठंडियानी तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि वो जो 4-5 दहाइयों से बूस्टर है, वहाँ पे लोग जाते हैं, चाय के ढाबे हैं, छोटे छोटे खोखे हैं,
लेकिन जब ये स्टेट ऑफ द आर्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड नेटवर्क होगा। एबटाबाद शहर में मुतअद्दिद सयाहती मकामात के साथ तारीख़ी व सकाफ़ती इमारतें भी सयाहों के लिए बाइस कशिश हैं। इन इमारतों में एक 19वीं सदी में तामीर होने वाला तारीख़ी सिविल सर्जन बंगला भी है, जिसकी बहाली और उसे सकाफ़ती विरसा करार देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन बंगला की तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी छत समेत दीगर तामीराती सामान को उस ज़माने में बरतानिया से मंगवाया गया। जी, इस बात में डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बेशुमार तारीखी इमारत हैं और उन्हीं तारीखी इमारत में से एक इमारत के आगे इस वक्त हम मौजूद हैं जो उस वक्त के सर्जन थे और उन्हीं की ये रिहाइश गाह थी और साथ ही उस वक्त का हॉस्पिटल था। ये 18 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ जब अंग्रेज़ इस खिते पर आया। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ इस बिल्डिंग के बारे में हम शेयर कर रहे हैं। मकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा ये इमारत कब कायम हुई और कहाँ से इसका मटेरियल लाया गया? सर, जैसा कि हमारी मालूमात में आई हैं, ये 1880 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो सबसे पहले ये जो एबटाबाद में सर्जन तैनात हुए थे उनके लिए बनाई गई थी, उनकी रहायशगाह के लिए। तो इसका जो छत था वो भी उसी वक्त लंदन से, इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ था और इसके जो ब्रास हैं या अंदर दरवाजे हैं वो भी सारे पीतल के थे। तारीख़ी हवाले से पढ़ा है इसमें या देखा है कहीं, तो ये पता चला है कि ये बिल्डिंग जो है ये 1880 में बनाई गई थी और उस वक्त जो एबटाबाद में सर्जन तैनात हुए थे तो ये उनकी रहायशगाह थी। और इसके जो दरवाज़ों पे जो हैंडल या दूसरी चीज़ें थी, लॉक्स थे, ये पीतल के थे। अच्छा, पीतल के थे। और टोटल रकबा इसका कितना था उस वक्त? टोटल इसका रकबा 40 कनाल था, जब कि आप इंक्रोचमेंट हो गए घट के महल 14 कनाल रह गए। और साथ वाली बिल्डिंग में हॉस्पिटल था उस वक्त? जी, साथ वाली उसको 2 कमरों में हॉस्पिटल था और एक कमरे में सर्जन साहब खुद बैठते थे, उनका ऑफिस था। अच्छा, और इसमें जो वायरिंग का सामान था ये भी उस वक्त ब्रिटिश दौर में इंग्लैंड से ही इंपोर्ट किया गया था? जी, सुनने में ऐसे ही आया है कि इसका ज़्यादा जो सामान है वो वहीं से आया था। इसके अलावा इस शहर में और कौन कौन सी तारीखी इमारत मौजूद हैं और अभी किसके कंट्रोल में? तहसील है जैसे एबटाबाद की, ये पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ चर्च है, इसका पैलेस होटल है जो अभी सेक्रेटरीट बना हुआ है कमिश्नर ऑफिस का। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये था जी, ये हमारा तारीखी विरसा है। जितने भी उस वक्त की इमारत हैं कुछ तो ज़िली इंतज़ामिया के कंट्रोल में हैं और अच्छी तरीके से उनको रेनोवेट भी किया गया है, लेकिन कुछ इमारत हस्ता हाली का शिकार हैं। जैसे एक जगह का पिछले प्रोग्राम में हम विज़िट करने गए थे कि जेम्स एबट का जहाँ पर घर बना हुआ था उसके निशानात तक भी मिटा दिए गए हैं। हुकूमत कायम हो चुकी है KPK की कि ये जो तारीखी विरसा है हमारा और तारीखी इमारत हैं इनको रेनोवेट किया जाए। ना सिर्फ रेनोवेट किया जाए बल्कि आम टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए भी इनको ओपन किया जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हैं और जब हम बात करते हैं एंटीक्स की और शौक की तो नदीम साहब हमारे पास है जी। उनके पास एक ऐसी गाड़ी है, उनका अपना दावा है कि पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं के पास इस मॉडल और इस कलर में ये गाड़ी मौजूद है। इनसे बात करेंगे। नदीम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस गाड़ी के बारे में, ये कौन सा मॉडल है, कौन सा इसमें इंजन है और आपने कहाँ से ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गाड़ी है बेसिकली 95 मॉडल है और 2006 की रजिस्टर है और इसका जो इंजन है बेसिकली ये इसमें आता है 660 सीसी। आफ्टर इसमें हमने 1100 सीसी इंजन डाला हुआ है जो 79 हार्स पावर की आउटपुट हमें देता है और ये 431 इंजन है इसका। अच्छा, इसकी और स्पेसिफिकेशन बताइएगा हमें। इसमें सबसे पहले जो है ना, इसमें ABS आता है और मैनुअल ट्रांसमिशन है ये गाड़ी और इसमें AC का ऑप्शन मौजूद है और इसमें ABS भी है और पावर विंडोज़ आते हैं, पावर स्टीयरिंग आता है इसमें। और अच्छा, हमें बताइएगा कि ये किसके इस्तेमाल में रही और आपने कहाँ से ली है? ये हमने 2021 में कराची से ली है ये गाड़ी
और ये बेसिकली जापान का एम्बेसडर था, उसके पास ही ये गाड़ी थ्रू आउट उसी के पास है। जब पाकिस्तान में 2006 में रजिस्टर हुई, वहाँ से लेके और फिर वहाँ ये जापान एम्बेसी में रही है गाड़ी, और ये जापान के एम्बेसडर हैं, उनके पास थी, फिर हमने उनसे ली है गाड़ी। बेसिकली ये हमने कराची से परचेज़ की थी 2021 में। 2021 में। और आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये वाहिद गाड़ी इस मॉडल की और इस कलर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली इस गाड़ी का नाम जो है वो फ्लाइंग पग है, और ये गाड़ी वन जो कार है ओनली इन पाकिस्तान में। मैं इस दावे से ये कह सकता हूँ ये पहली गाड़ी है जो पाकिस्तान में इस कंडीशन में, इस बॉडी के साथ पहली गाड़ी है। इसमें और भी बहुत से मॉडल्स आते हैं, इसमें मिस्टर बुशी में इस तरह आपके मिनी पिजारो हैं। बेसिकली ये मिस्टर बुशी ने ये जीप स्टार्ट की थी 94 मॉडल से। इसमें फिर इन्होंने जूनियर पिजारो लाई थी जो ओरिजिनल 1100 और कौन से सन में ये स्टार्ट हुई थी? ये बेसिकली 94 में स्टार्ट हुई हैं, और अच्छा। फिर थ्रू आउट ये 2012 में मिस्टर बुशी ने इस जीप में लास्ट मॉडल बनाया है। और इसके कम्पिटिटर भी तो हैं, मतलब टोयोटा है, उसमें और इनमें फ़र्क क्या है उनकी स्पेसिफिकेशंस में? क्योंकि वो भी तो मिनी पेंजारो बना रहे हैं टोयोटा वाले, इसमें और निसान की भी है। जी जी, इसमें जो इस शेप में जो इनका कम्पिटिटर वो है निसान। निसान ने स्टार्टअप जो ली थी जीप का वो 2008 में लिया था, और लास्ट गाड़ी उनकी भी 2012 में आई थी। निसान ने बेसिकली 64 सीसी टर्बो इंजन के साथ एक गाड़ी इसके कम्पिटिटर में बनाई है, जिसको निसान किक्स के नाम से हम कहते हैं, वो इसके कम्पिटिटर है। लेकिन मिस्टर बुशी काफ़ी अर्से से इस मॉडल बना रही है, लेकिन मिस्टर बुशी ने बड़ा अच्छा, और ये बहुत अच्छी गाड़ी है जिसमें 4x4 है। बेसिकली ये गाड़ी बनी ही पहाड़ों के लिए है। इसमें जब आपका 4x4 में लो और हाई जब आप इसमें लगता है, तो आप ये बेसिकली गाड़ी जो है ना नथिया गली, ठंडिहानी, शोगरा और ये तमाम जितने हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ तक इसने सफ़र किया हुआ है, नारायण तक, बाबूसर टॉप तक ये गाड़ी हम इसको लेके गए। अच्छा, बाबूसर टॉप तक लेके गए इसको, बाबूसर टॉप तक लेके गए। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि स्पीड के ऊपर आते हैं, कितनी स्पीड तक जाती है और कंट्रोलेबल? इसका जो स्पीडोमीटर है वो 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, लेकिन अभी तक जो मैंने इसको मोटरवे पे जो इसको स्पीड पे लेके 120 तक ही लेके गया हूँ, और इसकी जो है मैक्सिमम मैं स्पीड इस पे 120 तक ही इस पे सफ़र की है। 120 तक किया है। और ये किस इंजन में अवेलेबल है, डीजल में या पेट्रोल में? ये 1100 सीसी पेट्रोल इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड गियर है इसका। अच्छा, और पर किलोमीटर आर क्या दे रही है ये आपको पेट्रोल में? ये जो लोकल है ये तकरीबन हमें देती है 9 से 10 देती है, जो लॉन्ग ड्राइव पे ये 13 से 14 पे चली जाती है। अच्छा, जो आपने दावा किया था हमारा प्रोग्राम देख के, अगर कोई सेम इसी मॉडल की सेम यही गाड़ी लेके आ जाए आपके सामने, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप अभी तक अपने दावे के ऊपर कायम हैं कि ये वाहिद इस मॉडल की इस कलर में ये मिस्टर बुशी पिंजारो सिर्फ आपके पास है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा ये दावा भी है, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जो मेरे पास गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी के पास ये गाड़ी नहीं, ये इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये ओरिजिनल जापान की असेंबल्ड है, इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई भी। तो मेरा ये दावा है अगर किसी के पास होगी तो हम फिर अपने इस दावे को हम ये डिस्कवर पाकिस्तान को फ्री देंगे आप? जी 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 जी, हम डिस्कवर पाकिस्तान को फ्री देंगे जी। अच्छा, चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा सेगमेंट था, हम हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और ये गाड़ियों के शौकीन थे, और इनके पास एंटीक मिस्टर बुशी पिंजारो है, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी संभाल के रखी हुई है, बल्कि पहाड़ों के ऊपर इनका इन्होंने सफ़र भी किया है। आप हमारे साथ रहें जी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और एबटाबाद को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाय अस्सियां हजारे दे साडी हिंद को बोलिए, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। कहकशां को चुन लो पूरी राह गुजर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर।
हमारी तकरीबन कुछ 7-8 साल हो गए हैं हमने जब इसका स्टार्ट लिया था। इससे पहले इधर हमारे पास एक दूसरा रेस्टोरेंट था खान शनवारी के नाम से। तो फिर हमने जब इसकी बट कढ़ाई में हम लाहौर गए तो वहाँ पे हमने इसका टेस्ट चेक किया। तो वहाँ पे जिस तरह ये हमारे उस्ताद ने आपको बताया भी है, तो वहाँ पे हमने इनसे डिस्कस किया है। तो फिर उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा तावन किया। तो हमने फिर एबटाबाद में आकर इसको जो स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लाइफ चीज़ जो है वो बना के देते हैं अपने कस्टमर को, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मियारी चीज़ देते हैं। और हमारा कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद में बड़े दूर दराज से डिस्ट्रिक्ट से, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट गारीपुर है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से बहुत दूर दराज से लोग हमारे पास आकर हमारी उस खाने को जो है ना वो उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह पहले भी आपने पूछा है कि देसी मुर्गी जो है वो उसका थोड़ा सा फुकदान है, क्योंकि वो ज़्यादा उस तरह अवेलेबल नहीं है, हमें उसकी लाने में बड़ी दुश्वारी होती है। लेकिन फिर भी कस्टमरों के लिए आप देसी मुर्गी का अरेंज करते हैं? जी करते हैं ना। और टूरिस्ट भी खाने के लिए आते हैं? बहुत ज़्यादा जब टूरिस्ट ये हमारा एक GT रोड है इधर से गुजरते हैं तो वो जब देख के तो फिर हमारे पास आते हैं और फिर पहले हमारा टेस्ट चेक करते हैं। अक्सर औक़ात इस तरह भी होता है कि वो हमारे जाते हैं उसके जो उसके ज़बाख़ाना है उसके पास जाते हैं, फिर अपने हाथ से उसको ज़बह करवाते हैं, फिर पास खड़े होकर फिर उसको सफाई करवा के फिर लाइव उसको देखकर फिर उसको बनाते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुद से एक और बात भी ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये होटल इंडस्ट्री जो इस टाइम है ये एक बहुत ही मकसद पीसफुल पे जा रही थी, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के प्रोसेस के साथ जिस तरह हमारा आपने ये अभी देखा, हम ये अभी ये लकड़ है ना, क्योंकि ये गैस अभी इतना महंगा कर दिया है कि ये हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये इस्तदाद करता हूँ कि जिस तरह ये अभी आपने देखा है कि ये होटल में काफ़ी सारे अप्लाइज लगे हुए होते हैं, तो हमारा भी इसी से गुजर बसर होता है, हम टैक्स भी पेयर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गवर्नमेंट जो है ये हमारे साथ इस किस्म की गैस की कीमतों के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। होटल इंडस्ट्री से जो वाबस्ता है, रेस्टोरेंट से जो वाबस्ता है, आम सारुफ हैं, उनको भी रिलीफ मिले, क्योंकि पहाड़ी इलाके में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। पहाड़ी इलाके में चिकन जो है वो थोड़ा मुश्किल से गलता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है वो उसकी जो चिकन जो उसकी अपनी जो खुराक होती है वो बिल्कुल ही देसी होती है। जो आप लाहौर में या किसी जगह पे जाएं तो वो एक फार्म नमा होता है ना, लेकिन पहाड़ी इलाके में वो जब देसी चिकन होता है तो उसकी अपनी जान होती है ना, तो वो जान से इस तरह का उसका थोड़ा होता है, लेकिन सख्त होता है टेस्ट में। जी आपको फ़र्क पता चल गया कि ज़्यादातर हमारे भी जो यार दोस्त आते हैं वो शिकवा करते हैं कि पहाड़ी इलाकों में सही तरीके से जो चिकन है वो नहीं बनाया जाता। उसकी वजह यह है कि पहाड़ी इलाके में ज़्यादा जो मुर्गियाँ होती हैं, ख़ास करके देसी मुर्गियाँ, वो देसी खुराक खाती हैं, चल फिर रही होती हैं, इसलिए गोश्त को पकने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी उसमें सख्ती भी होती है, लेकिन उसका टेस्ट जेन्युइन होता है देसी। तो कढ़ाई जी हमारे सामने आ चुकी है, देसी चिकन की है, और इसका सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं जायका। ज़ाहिर है जी मक्खन में ये पकी है और हदरत काली मिर्च और ख़ास करके जो मक्खन है उसका टेस्ट तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हैं, और जब हम सकाफ़त की बात करते हैं और कल्चर की बात करते हैं तो हज़ारा की पहचान है हमारे साथ इस वक्त, और पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। तकरीबन पूरी दुनिया में जाके इन्होंने हज़ारे का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और एक अच्छे गायक हैं नईम अज़ारवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। जी नईम साहब, ज़रा अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। आप दूसरी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं पहाड़ों के सफ़र में, तो पहाड़ों के सफ़र में हम हज़ारे में आए तो हमने कहा कि एक दफ़ा दोबारा फिर आपको इन करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, और ये ज़रूरी है कि आप पहाड़ों में आएँ और हमें इसमें आपने मौका दिया, क्योंकि ओवरऑल तो हम भी इसी इलाके से हैं, हमारा पहाड़ी इलाका है, बल्कि यूँ समझें कि हम पत्थरों का जूस पीते हैं। तो पहले भी आप आए और इस दफ़ा भी आपने मुझे इनवाइट किया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सफ़र तो मेरा काफ़ी टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ, लोग मुझे
2013 से जानते हैं, चलो कोई गल नहीं, मेरा जब गाना आया ठीक। वो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग था मेरा। लेकिन सफ़र मेरा 92 से शुरू हुआ है। अच्छा। 92 से, इससे पहले मेरे तकरीबन 80 एल्बम आ चुके थे। ये मेरा बल्कि 79 पहले आ चुके थे, ये मेरा जो है ना 80 नंबर ये वॉल्यूम था जिसका ये सॉन्ग था। ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने एक रास्ता बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी। कहाँ कहाँ किन किन मुमालिक में जाके अपने फ़न का मुजाहरा आप करते रहे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर बिलखसूस में यूरोप में, वहाँ यूके मेरा हर साल वहाँ पे मेरा टूर होता है। पिछली दफ़ा भी हुआ, पिछली दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा मैं गया हूँ। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अगस्त में तैयारी है, क्योंकि अगस्त में वहाँ का अच्छा, मौसम वहाँ अच्छा जाते होता है। हैं तो वहाँ आपका को कितना अच्छा फीडबैक मिलता है? ख़ास करके हमारे हज़ारे बेल्ट के और KPK के लोग भी आपके फंक्शनों में होते हैं या गोरे भी आते हैं वहाँ के लोकल उसको अटेंड करने के लिए? नहीं, मैं मेरे शो में वहाँ में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ गोरे आए हैं, वो मेरे फ़ैन हैं। मुझे वो बंदों ने बताया कि ये आपके फ़ैन हैं, वो आपका चैनल यूट्यूब से ये गाने सुनते रहते हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे बिलखसूस हमारा जो ये पुठवार रीजन है, यहाँ के बहुत लोग हैं, मीरपुर साइड की काफ़ी दुनिया है वहाँ पे। तो वो लोग हमारे शोज़ में आते हैं, बल्कि वो तो शुक्र करते हैं कि उनको इस तरह का वहाँ पे एंटरटेनर कोई मिले। अच्छा। क्योंकि उनकी लाइफ में तो हर वक्त वो बेचारे ज़्यादातर वहाँ पे वर्क ही होता है, काम पे आए, काम पे गए। तो वो बड़े खुश होते हैं जब उनको इस तरह हमारा वहाँ पे देसी म्यूज़िक। और मैंने वहाँ पे देखा कि कई लोग वहाँ पे, उन्हें हमारी जो नई नस्ल है उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, ज़्यादातर वो इंग्लिश ही बच्चे बोलते हैं। लेकिन जब मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, वो लोग मेरे साथ गा रहे होते हैं। अभी आप हमें क्या सुनाएंगे जिसमें हमें हज़ारे की झलक महसूस हो और इन खूबसूरत वादियों की? मैं आपको माइया ही सुनाता हूँ। अच्छा, माइये से स्टार्ट करें? माइये से स्टार्ट। जी प्लीज़ प्लीज़। ओ सोनिया ओ लकड़ी दिवे डोलिए, हाय 80 हज़ारे दे साडी हिंद को बोलिए, 80 हज़ारे दे वो साडी हिंद को बोलिए। ओ सोनिया ओ रंग लाया बेयारे ओ मेरा वे सलाम आखी ओ मेरे सजन प्यारे मेरा वे सलाम आखी ओ मेरे सजन प्यारे। क्या बात है जी, जबरदस्त। और कौन से गाने पर सबसे ज्यादा आपको दाद मिली आज तक, जो आपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें ये हमारे तो साथ? वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हाँ। हमारे जो रोज़मर्रा में कहीं कितने कितने प्रोग्राम होते हैं, तो फीडबैक लोगों का तकरीबन मिलता है। अब मुझे ये कंफर्म तो याद नहीं है कि कहाँ पे मुझे मिला है, लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक शो में कर रहा था, तो मेरा गाना था चलो कोई गल नहीं। अच्छा। वो मैं गा रहा हूँ, तो ये 11 मिनट का गाना है, पूरा काफ़ी लेंथी है। अच्छा। तो थका हुआ था, मैं भी शो एंड पे था, तो अच्छा। मैं मर्जी थी भाई तो 1-2 शेर उसके सुनाता हूँ। हाँ। वो मेरे सामने नज़र पड़ी, एक बंदा मैंने देखा, वो बेचारा, उसके कपड़े भी फटे पुराने कपड़े, लेकिन वो बड़ा मज़े ले रहा था, बड़ा मगन था, सारा ला रहा था, खुश था। अच्छा। मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, हाँ। पता नहीं ये बेचारा मज़े में है, सुबह इसके क्या हाल है क्या नहीं, इस टाइम ये खुश है, अच्छा। कम से कम इसकी खुशी में खलल ना हो। अच्छा। वो फिर मैंने पूरा 11 मिनट ही गाया। अच्छा। पता उसको भी नहीं है, लेकिन मुझे फील हुआ, मैंने कहा ये ठीक है, अपने मौज में है। चलो कोई ये भी सुनाए और आपके जो मशहूर सॉन्ग थे वो भी सुनाए आपने। आज का हमारा प्रोग्राम था जी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के ऊपर, और ख़ास करके जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं
तो अभी नई हुकूमत यहाँ पर कायम हो चुकी है और जैसे कमिश्नर साहब ने भी बताया है कि ख़ास करके गलियात में नए नए जो हाइकिंग ट्रैक हैं उनके ऊपर भी काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और थ्रू आउट आपकी मारगला की पहाड़ियों से होते हुए गलियात में जो इन हो रहे हैं अंग्रेज़ दौर के ट्रैक उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और इससे इस खिते में और ख़ास करके जब हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं इसमें और टूरिज़्म प्रूफ पाएगा। और एक नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है टूरिज़्म रिजल्ट का वो है ठंडियानी के मकाम के ऊपर, उसके ऊपर अच्छा खासा काम जारी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो चुका है और जो टॉप है वहाँ पर भी रिजल्ट कायम हो रहा है, जिससे ना सिर्फ ये जो दूर दराज की खूबसूरत वादियाँ हैं इनके ज़रिए माहश में भी इजाफा होगा, बल्कि जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की इन खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का जो प्रोग्राम था पहाड़ों का सफ़र और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के ऊपर कुछ तारीख़ी अमारात दिखाई, कल्चर की बात की और फूड तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो भी दिखाया, पसंद आया होगा। और देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। फ़िलहाल नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।